जब ईशान अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने लॉयर का वेट कर रहा था, उसने तब तक साराह को अपनी कंपनी का सीईओ बनने के लिए मना लिया। साराह ने तुरंत हाँ बोल दी जब ईशान ने उससे अपना ऐप दिखाया, जो वेबसाइट्स की सिक्योरिटी चेक करता था। उसने ऐप के सब्सक्रिप्शन वर्जन के स्टेप्स फॉलो किए और एक वेबसाइट हैक करके उसका एडमिन एक्सेस ले लिया। साराह के दिमाग के गियर जेट इंजन्स की तरह घूमने लगे जब उसने देखा कि ये ऐप क्या क्या कर सकता है। भले ही वो इंजीनियर नहीं थी, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की अहमियत उससे किसी से भी ज्यादा पता थी। क्योंकि एक बार उसने ईशान से पंगा लिया था और उसके बाद ईशान ने उसके साथ जो किया वो उसके लिए एक बड़ा सबक था। तब से उसने ईशान की साइबर सिक्योरिटी की बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। ईशान, तुम कैसे चेक करोगे कि यूजर वेबसाइट का असली ओनर है या कोई मलिशियस हैकर? साराह ने 30 सेकंड सोचने के बाद पूछा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर कोई भी आईएससी यूज करेगा तो वो किसी भी वेबसाइट के साथ कुछ भी कर सकता है, ईशान ने जवाब दिया। वो अपना प्रोग्राम रिलीज के लिए इतना बिजी था कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। क्यों ना हम शुरू में सिर्फ वेरीफाइड और अप्रूव्ड कंपनीज को एक्सेस दे, जिनके साथ हम पहले ही काम कर चुके हैं, ईशान ने सजेस्ट किया। हाँ, और हम अन कंपनीज के अकाउंट्स को लॉक कर सकते हैं ताकि वो सिर्फ अपनी ऐप्स या वेबसाइट्स चेक कर सके, साराह ने ऐड किया। और क्या अगर हम दूसरों को भी सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन दे, लेकिन उन्हें अप्रूव्ड क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे? ईशान ने भी एक आइडिया दिया और दिल ही दिल में खुश था कि उसने साराह को सीईओ बनाया। क्योंकि अभी कंपनी शुरू भी नहीं हुई थी और साराह ने उसे एक बेड लॉसूट से बचा लिया जो शायद उसका पूरा करियर खत्म कर देता। क्रेडेंशियल्स कैसे होंगे? साराह ने पूछा। ये बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले ह्यूम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को एक्सेस देना होगा ताकि वो अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सके। वरना अगर किसी ने इसका गलत इस्तेमाल किया तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे, ईशान ने जवाब दिया। लेकिन क्या वो इसका यूज सस्पेक्ट्स के खिलाफ नहीं करेंगे? साराह ने चिंता जताई, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बिना वारंट के इसका उसे करेगी तो कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। यूं उनके अकाउंट्स को भी लॉक करना होगा ताकि वो सिर्फ अपने सिस्टम्स तक हाई एक्सेस कर सके। इस तरह हम किसी का साइड नहीं लेंगे, ईशान ने जवाब दिया और बात आगे बढ़ाई। पहले ह्यूम उनके साथ बात करनी होगी। जब वो तैयार हो जाएंगे तब हम इसे पब्लिक के लिए रिलीज करेंगे। इसे कम से कम नुकसान होगा, ईशान ने बात खत्म की। दोनों ने पूरे हफ्ते मीटिंग्स किए, ये सोचने के लिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए। तभी फीलिक्स ने कांटेक्ट किया और बताया कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तब ईशान को याद आया कि लॉ फर्म को कंपनीज के साथ डील फाइनल करने में कितना टाइम लगा था। इसका मतलब था कि गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस में भी टाइम लगेगा। ईशान ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, उसने पूरी लॉ फर्म हाई खरीद ली। क्योंकि वो फर्म टेक रिलेटेड केसेस में एक्सपर्ट थी और वहां के सारे लॉयर्स या टू टेक लॉस के स्पेशलिस्ट दया बनने के रास्ते पार द। लेकिन उससे पहले उसने अपनी नई कंपनी में $550 मिलियन का कैपिटल डाला। इसे $300 मिलियन में लॉ फर्म खरीदी गई, $100 मिलियन एक नए डेटा सेंटर के लिए रखे गए जो ईशान का अगला प्रोजेक्ट था, और बचे हुए $150 मिलियन कंपनी के हायरिंग प्रोसेस के लिए। 2 महीने बाद साराह ने 1 महीने में सब कुछ तैयार किया और कंपनी ने काम शुरू किया। इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो डू-बेड प्रोजेक्ट्स संभाल रही थी, लॉ फर्म की एक्विजिशन और नए एम्प्लॉयीज की हायरिंग और ट्रेनिंग। सर्वर फार्म के प्रोजेक्ट को उसने थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया, जब तक सब कुछ सेटल ना हो जाए। 2 महीनों में उसने लॉ फर्म की एक्विजिशन पूरी कर ली और हायरिंग प्रोसेस भी जारी था। उसने लॉ फर्म को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ बात शुरू करने को कहा। अब लॉ फर्म सीआईए, एफबीआई और पुलिस के साथ निगोसिएशंस के बीच में थी। लेकिन तभी एक ऐसा कॉन्टैक्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एनएसए ने उन्हें कोऑपरेशन के लिए कॉन्टैक्ट किया। साराह ने एनएसए को इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि उससे लगा नहीं था कि एक नई कंपनी के साथ इतनी बड़ी एजेंसी काम करेगी। लेकिन उससे क्या पता था कि एनएसए पहले से ही ईशान और उसके फैमिली पर नजर रखे हुए थी। जब साराह और कंपनी ने एफबीआई और दूसरी एजेंसीज से बात की, एनएसए को भी सब पता चल गया।
उन्हें ये भी पता था कि ये वही प्रोग्राम था जो 4 महीने से उन्हें परेशान कर रहा था और वो अभी तक इसका सल्यूशन नहीं ढूंढ पाए थे। एनएसए के साथ नेगोशिएशंस इतनी स्मूथ थी जैसे गरम छुरी मक्खन के थ्रू जाती है। ये साराह को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि दूसरी एजेंसीज जानबूझकर नेगोशिएशंस को लंबी खींच रही थी। एनएसए के साथ डील पहले फाइनल हुई, भले ही वो आखिरी में आए थे। उन्होंने $15 मिलियन का ट्रायल फी दिया 1 महीने के लिए ताकि वो प्रोग्राम टेस्ट कर सके और पूरी तरह कमिट करने से पहले उसकी जांच कर लें। और तभी एक ऑर्डर आया कि बाकी सारी एजेंसीज अपनी नेगोशिएशंस 1 महीने के लिए रोक दे। तब साराह को पता चला कि दूसरी एजेंसीज के साथ इतना टाइम क्यों लग रहा था। एनएसए को प्रोग्राम टेस्ट करने और उसमें कोई ट्रोजन या मैलवेयर चेक करने का टाइम चाहिए था ताकि स्टेट, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर या सिटीजन्स को कोई नुकसान ना हो। अब जब नेगोशिएशंस रुक गई थी, साराह ने सोचा कि अब वो पोस्टपोन किया हुआ सर्वर फार्म प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है। ईशान के स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक उसने $100 मिलियन इस प्रोजेक्ट में लगाने थे और ये प्रोजेक्ट फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके लिए उन्हें वेयरहाउस रिनोवेट करने थे, कूलिंग सिस्टम्स लगाने थे, नए सर्वर्स खरीदने थे, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगाना था और भी बहुत कुछ। इतने बेड बजट से वो 4 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा सर्वर फार्म बना सकते थे। ईशान इसे अपनी कंपनी का अगला प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता था। साराह को उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट 6 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ ईशान अपने छोटे भाई के साथ खेल के मैदान पार टाइम बिता रहा था। उसके पेरेंट्स एक रोमांटिक डेट पार गए थे जो बहुत टाइम बाद हुआ था। ईशान के पेरेंट्स जब 20 साल के थे तब उनकी मां प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उन्हें जवानी में ही काम शुरू करना पड़ा। इस वजह से उन्हें कभी रोमांटिक टाइम नहीं मिला। लेकिन अब जब ईशान अमीर हो गया था और उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपना प्यार दोबारा जगा रहे थे। लगता है मुझे जल्दी ही एक नया भाई या बहन मिलने वाला है, ईशान ने मुस्कुराते हुए सोचा। उससे लगा ये दिन दूर नहीं थे क्योंकि अब उसके पेरेंट्स हर जगह साथ में जा रहे थे, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे और वो पहले से ज़्यादा जिंदगी एंजॉय कर रहे थे। और एक बात, जिसने कहा था कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, शायद उसके पास काफ़ी पैसा नहीं था। ये सोच एक रॉब का था जो ईशान को खेलते देख रहा था। देखते हैं तू आने वाली मुश्किलों को कैसे संभलता है। उसकी आवाज़ खाली स्पेस में गूंजती रही और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एनएसए का नया डेटा सेंटर ऑनलाइन तो था, लेकिन सारे सर्वर्स एक ही काम के लिए उसे नहीं हो रहे थे। लगभग आधा डेटा सेंटर नए प्रोग्राम्स को टेस्ट करने के लिए रखा गया था जो एनएसए के उसे के लिए अप्रूव होते थे। आज जो सर्वर्स टेस्टिंग के लिए उसे होते थे वो अगले पूरे महीने के लिए बुक हो चुके थे। रीजन, उन्हें ये कंफर्म करना था कि जो प्रोग्राम टेस्ट होने वाला है वो उनके सिस्टम के लिए बिल्कुल सेफ और हार्मलेस है। रवि एक रूम में आया जहां लोग कंप्यूटर्स के सामने उसका वेट कर रहे थे। उसके हाथ में एक हार्ड ड्राइव थी जिसमें टेस्ट होने वाला प्रोग्राम था। ये रूम सीधा टेस्टिंग सर्वर्स से कनेक्टेड था। रवि अपनी चेयर पर बैठा, हार्ड ड्राइव को पोर्ट में लगाया और प्रोग्राम को सर्वर पर ट्रांसफर कर दिया। जैसे हाई ट्रांसफर कंप्लीट हुआ, उसने हार्ड ड्राइव निकालकर साइड में रख दी ताकि अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आए तो पहले उसकी जांच हो सके। ओके गाइस, प्रोग्राम सर्वर में है, टेस्टिंग शुरू करने के लिए रेडी है। सब फोकस करो, समझे? रवि ने खड़े होकर कहा, ये इंश्योर करते हुए कि सब सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। ये वही प्रोग्राम है जिसे ह्यूम लगता है हमारी हेडेक हो रही है, लेकिन शायद कुछ और भी हो सकता है। तो जब हम ऑपरेशन शुरू करेंगे, सर्वर के बिहेवियर को ध्यान से देखो, ओके? उसने दोबारा जोर देकर कहा ताकि सबको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आए। यस, ऑलमोस्ट सबने जवाब दिया, सिवाय कुछ इंट्रोवर्ट लॉग ऑन के जो अपनी स्क्रीन्स पर सर्वर के पैरामीटर्स देखने में बिजी था। रवि सेटिस्फाई होकर बैठ गया और प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये देखने के लिए कि क्या ये वाकई वही करता है जो प्रॉमिस किया गया था। होली फक, रूम में किसी ने अपनी स्क्रीन देखते हुए कहा, क्योंकि जो हो रहा था वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे हाई प्रोग्राम बग ज़ैपर स्टार्ट हुआ, उसने पूरे सर्वर का कंट्रोल ले लिया और सर्वर के सारे प्रोग्राम्स को स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर दिया।
बगज़ैपर हर प्रोग्राम की वीकनेसेस चेक कर रहा था। भले ही वो आईएससी रोक सकते थे, लेकिन टेस्टिंग के लिए उन्होंने आईएससी चलने दिया और सर्वर के हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया। बगज़ैपर ने सर्वर को फुल कैपेसिटी पार चला दिया ताकि काम जल्दी खत्म हो सके। 3 घंटे तक सर्वर को इस प्रोग्राम ने रगड़ा और जब काम खत्म हुआ तब जाके सर्वर को थोड़ी राहत मिली। इन 3 घंटों में जो लोग सर्वर के रियल टाइम डेटा देख रहे थे, उनकी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई थी, क्योंकि ये सर्वर एक साथ कई प्रोग्राम्स टेस्ट करने के लिए बना था, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। और एनएसए के करंट प्रोग्राम लाइब्रेरी में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जो इस मैसिव सर्वर को पूरा यूटिलाइज कर सके। डेटा सेंटर की एग्जैक्ट कैपेसिटी क्लासिफाइड है, इवन एनएसए के लो एक्सेस एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन एस्टिमेट्स के मुताबिक ये 5 zettabytes डेटा हैंडल कर सकता है। समझो, अगर 5 zettabytes के सॉन्ग्स होते तो तुम 10 अरब साल तक म्यूजिक सुन सकते। ये कोई कॉन्सर्ट नहीं, ये तो एक एंडलेस पार्टी है। अब सोचो, अगर तुम्हारा जॉब हो एक ऐसे प्रोग्राम को एनालाइज करना जो सर्वर को फुल कैपेसिटी पार चला रहा हो। हाँ, वही। भगवान तुम पर रहम करें। जब बगज़ैपर ने अपना काम खत्म किया, उसने सर्वर के हर प्रोग्राम के लिए एक के बाद एक पीडीएफ डंप करना शुरू कर दिया। 3 घंटे में इसने 100 से ज्यादा हैवी प्रोग्राम्स की जांच की। ये कोई फेसबुक जैसी छोटी चीज नहीं थी, ये मैसिव प्रोग्राम्स जो ढेर सारा डेटा हैंडल करने के लिए बेंदा, और इनके बग्स भी काफी थे। सोचो, एक पीडीएफ जो सिर्फ टेक्स्ट से 2 गीगाबाइट्स या उससे भी बड़ी हो। यहाँ ऐसी 45 पीडीएफ्स थी। अब तो हम गए, रवि ने ये सोचा जब उसने स्क्रीन पर 100 के करीब पीडीएफ्स और उनके साइज देखे। उसने सबसे छोटी पीडीएफ, जो 350 मेगाबाइट्स की थी, खोली। जब उसने देखा कि इसमें 15,000 पेजेस है, उसका दिल बैठ गया। मतलब अगर सबसे छोटी पीडीएफ में इतने पेजेस है, तो सबसे बड़ी तो पूरी लाइब्रेरी होगी। फक नो, उसने सोचा और प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसका चेहरा चमकने लगा, क्योंकि हर वल्नरेबिलिटी के लिए 10 पेजेस का एक्सप्लेनेशन था। कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कैसे फिक्स करना है, सब कुछ डिटेल में। पहले 100 पेजेस पढ़ने के बाद उससे पता चल गया कि ये प्रोग्राम जैकपॉट है। उसने क्योरेंट अपने सीनियर को कॉल किया और फाइंडिंग्स के बारे में बताया। सीनियर ने सुनते ही सारे नॉन अर्जेंट प्रोजेक्ट्स सस्पेंड कर दिए और सारी मैन पावर को इस प्रोजेक्ट पार लगा दिया, ताकि हफ्ते के एंड तक सारी पीडीएफ्स रीड हो जाए। उसके बाद वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, क्योंकि अगर ये सब सच हुआ तो उन्हें ये मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करना होगा, कहीं अमेरिका में। कॉमरेड, सोशल मीडिया कंपनीज के साथ जो हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, सर, हम अभी भी सस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। एफबीआई और एनएसए इस केस पर काफी नजर रखे हुए हैं। अगर हम जल्दीबाजी में कुछ करेंगे तो उनका ध्यान हम पर आ सकता है, अजय ने जवाब दिया। तो रिपोर्ट कब तक तैयार होगी? आवाज ने शांति से पूछा। कम से कम 3 महीने में, अगर हम फेड्स का ध्यान नहीं चाहते। और मैं एक एफबीआई एजेंट को अपने साइड करने की कोशिश कर रहा हूं। उस टाइम तक वो हमारा होगा और यूं उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिल जाएगी, अजय ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ओके, कांटेक्ट में रहो, आवाज ने कहा। यस सर, अजय ने जवाब दिया और दूसरे तरफ के कॉल खत्म होने का वेट किया। कॉल खत्म होने के बाद अजय अपनी फेडेक्स वैन से उतरा, एक पार्सल उठाया और अपने डेली काम में लग गया एज जीमी। एनएसए में वापस जब बाकी लोग पीडीएफ्स पढ़ रहे थे, कुछ लोग बगज़ैपर को चाइनीज और रशियन सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उनकी वल्नरेबिलिटीज का लिस्ट मिल सके। तभी उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना हुआ। थोड़ी देर ट्राई करने के बाद उन्हें पता चला कि बगज़ैपर ऑनलाइन सिस्टम्स पर काम नहीं करता। आईएससी काम करने के लिए पूरे प्रोग्राम का सोर्स कोड लोकली चाहिए, और वो भी उसी डिवाइस पर जिसमें बगज़ैपर है। इसी वजह से प्रोग्राम ने सिर्फ 100 प्रोग्राम्स हाई चेक किए, क्योंकि सर्वर में 1000 से ज्यादा इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स जिनको बगज़ैपर ने इग्नोर कर दिया। ये जवाब था ईशान का, जब उसने साराह से बात की थी कि कैसे लोग इसे दूसरों के प्रोग्राम्स या सिस्टम्स हैक करने के लिए उसे ना कर पाए। ओरिजिनल बगज़ैपर सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन से काम कर सकता था, लेकिन जो कमर्शियल वर्जन रिलीज होने वाला था
जिसकी कॉपी NSA के पास थी, उसमें ये लिमिटेशन थी। ISC थोड़ा और मुश्किल बनाया गया था ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। ये उन कई हार्म प्रिवेंशन मेजर्स में से एक था जो ईशान ने कमर्शियल वर्जन में डाले थे। इसे एक एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी भी बनाया जा सकता था ताकि कंपनीज को डर ना लगे कि उनकी वेबसाइट्स हर कोई ब्रीच कर सकता है। और अगर कोई ब्रीच होता भी है तो सस्पेक्ट्स को नैरो डाउन करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑनलाइन दूर से काम नहीं करता और क्योंकि NSA को ओरिजिनल ज्यादा पावरफुल वर्जन के बारे में पता नहीं था, वो ईशान से उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये ईशान के लिए फेडमैन था, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का स्क्रूटिनी कम होता जब उन्हें लगता कि ये हाई प्रोग्राम का फाइनल वर्जन है। और वैसे भी प्रोग्राम प्रोमेथियस प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखा गया था। ISC हैक करने के लिए पहले उन्हें ये लैंग्वेज डिस्कवर करनी होगी और फिर भी ईशान के बनाए ह्यू रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स को क्रॉस करना होगा जो सोर्स कोड तक पहुंचने के रास्ते में थे। व्हाइट हाउस में हल्ला, बगज़ैपर का जादू। 2 हफ्ते बाद व्हाइट हाउस के ओवल रूम में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक बड़ी मीटिंग हो रही थी। आमतौर पर ऐसी चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल करते हैं, लेकिन ये मीटिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस सौरभ के कहने पर बुलाई गई थी। उनका कहना था कि ये ऐप साइबर सिक्योरिटी के एक पूरे ब्रांच को बदल सकता है। सौरभ ने मीटिंग में बोला, सर, हमने इस ऐप को टेस्ट किया और इसने हमारे NSA के टेस्ट सर्वर्स के 1 करोड़ से ज्यादा वीकनेसेस ढूंढ निकले। ये सुनकर सबके कण खड़े हो गए। सौरभ ने बताया कि जब उन्होंने ऐप को टेस्ट सर्वर्स में डाला तो इसने हर प्रोग्राम की कमजोरी ढूंढी, उसका सल्यूशन दिया और उसके बाद कोई भी प्रोग्राम हैक नहीं हो सका, यहाँ तक कि सबसे कम सिक्योर वाला भी नहीं। सौरभ ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, अगर हम इस ऐप को हमारे मिलिट्री और गवर्नमेंट के ऑनलाइन सिस्टम्स में डाल दे तो रशिया, चाइना या किसी और के हैकिंग से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बस बगज़ैपर से चेक करेंगे, वीकनेसेस बैंड करेंगे और डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। इसे हमारा बजट भी बाक जाएगा। प्रेसिडेंट ने थोड़ी सोच के बाद पूछा, क्या हम इसे दुश्मन देश के सिस्टम्स हैक करने के लिए उसे कर सकते हैं? सौरभ ने जवाब दिया, नहीं सर, इसके लिए ह्यूम उनके प्रोग्राम्स का सोर्स कोड चाहिए जो हमारे पास नहीं होता। ये सिर्फ डिफेंस के लिए काम करता है। फिर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने पूछा, हमारे सेंसिटिव सिस्टम्स में इसे लगाने में कितना टाइम और पैसा लगेगा? सौरभ ने जवाब दिया, लगभग 2 महीने लगेंगे और कॉस्ट के लिए ह्यूम GIA टेक्नोलॉजीज से बात करनी होगी। वो इस ऐप को मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं और उन्होंने ह्यूम पहले से वार्न किया है ताकि हम तैयार रहे। पूरे सिस्टम के लिए ये लगभग 83,000 करोड़ रुपीस का खर्चा होगा। वाइस प्रेसिडेंट ने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम इसका खर्चा नाटो अलायंस के साथ बांट लें। प्रेसिडेंट ने भी इसे सपोर्ट किया, हाँ, ये ह्यूम उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाने में भी मदद करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऐड किया, अगर ये ऐप मार्केट में आया और नाटो कंट्रीज तैयार नहीं होंगे तो उनका सिस्टम एकदम वल्नरेबल हो जाएगा। जॉइंटली इंप्लीमेंट करना बेटर होगा। मीटिंग 3 घंटे तक चली और इसमें एक छोटा सा प्लान बना कि 2 हफ्ते बाद नाटो के साथ एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन का डिटेल प्लान बनेगा। GIA टेक्नोलॉजीज में क्या चल रहा है? इधर GIA टेक्नोलॉजीज के ऑफिस में सारा, कंपनी की हेड, एक मीटिंग में थी। उनका फोकस था एक बेड सर्वर फार्म के कंस्ट्रक्शन पर। हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट ने बताया, हमने लोकेशन फाइनल कर ली है और रेनोवेशन का प्लानिंग भी ऑलमोस्ट हो गया है। 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। साराह ने पूछा, सर्वर्स के लिए मशीन्स और हार्डवेयर का क्या सीन है? हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट ने जवाब दिया, कुछ मशीन्स आ चुकी है, बाकी 1 महीने में आ जाएंगी। अभी हमने एक वेयरहाउस रेंट पर लिया है जहां ये स्टोर हो रही है। फिर साराह ने HR हेड से पूछा, हायरिंग का क्या हाल है? HR हेड ने कहा, एक्सपीरियंस्ड लॉग ऑन को हायर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारी कंपनी का अभी कोई बड़ा नाम नहीं है इंडस्ट्री में। साराह ने सल्यूशन दिया, अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करो, उन्हें ट्रेन करो। जब हम अपना ऐप लॉन्च करेंगे तो एक्सपीरियंस्ड लॉग खुद आएंगे। नाटो की सीक्रेट मीटिंग। 19 अगस्त को ब्रसल्स में नाटो की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इसमें अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी और बाकी नाटो कंट्रीज के बेड ऑफिशियल्स शामिल थे। कोई नहीं जानता था कि मीटिंग का एजेंडा क्या था,
लेकिन मीडिया में हंगामा मच गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ये कोई बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट या क्राइसिस हो सकता है, लेकिन नाटो ने कुछ नहीं बताया। असल में ये मीटिंग बगज़ैपर के लिए थी। अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव ने नाटो कंट्रीज को ऐप के बारे में बताया और ये एक कंपनी के लिए सबसे बड़ा एंडोर्समेंट था। लेकिन जीआईए टेक्नोलॉजीज को अभी तक कुछ पता नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट्स चाहते थे कि पहले वो आपस में डील फाइनल कर लें। नाटो मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि सब कंट्रीज मिलकर बगज़ैपर के लिए ग्रुप प्रोक्योरमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त राखी, कंपनी को पब्लिक वर्जन को थोड़ा कम पावरफुल करना होगा। इसका रीज़न था कि वो अपने दुश्मन कंट्रीज के अगेंस्ट एक एज रखना चाहते थे। इसके बदले उन्होंने कंपनी को 83,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा डीन का प्लान बनाया। जीआईए टेक्नोलॉजीज का इंतजार। इधर जीआईए टेक्नोलॉजीज एनएसए के जवाब का वेट कर रही थी। एक महीने बाद एनएसए का रिप्लाई आया और ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। रिप्लाई पॉजिटिव था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो कंपनी ने सोचा भी नहीं था। ईमेल ने उन्हें बताया कि उन्होंने असेसमेंट पास कर लिया है और वो नेगोशिएशन टेबल पर वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो अमेरिका के तौर पर नहीं बल्कि नाटो के तौर पर नेगोशिएट करेंगे। उन्हें एक हफ्ते का टाइम दिया गया ताकि वो नेगोशिएशंस के लिए तैयारी कर सके। जब साराह ने ईमेल पढ़ा तो वो खुश हो गई कि उन्होंने असेसमेंट पास कर लिया, हालांकि उससे यकीन था कि वो कर ही लेंगे। लेकिन साथ ही उससे प्रेशर भी फील हुआ इतने बेड कॉन्ट्रैक्ट को पहली बार नेगोशिएट करने का। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मीटिंग में जाएगी, लेकिन हेड नेगोशिएटर नहीं होगी। वो रोल ऑफ फर्म हैंडल करेगी। सारा बस स्पेक्टेटर बनकर देखेगी और डील तब हाई अप्रूव करेगी जब दोनों साइड्स अग्री कर लेंगे। अग्रीमेंट होना ही चाहिए, वरना गवर्नमेंट उन्हें फोर्स करेगी और वो नहीं चाहती थी कि बात इतनी भड़के। जब कंपनी नाटो टीम के साथ मीटिंग की तैयारी कर रही थी, ईशान अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल रेडी था। वो अपने वर्क रूम में कंप्यूटर के सामने बैठा था, तैयार था अपने रिवेंज प्लान को स्टार्ट करने के लिए। देखते हैं अब तुम्हारी वही प्राउड वाली शक्ल रहती है या नहीं, जब तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा जो तुम्हें पसंद है। ये सोचकर उसने कंप्यूटर पर टाइपिंग स्टार्ट की, प्रोफेसर की जिंदगी को स्टेप बाय स्टेप बर्बाद करने के लिए। सबसे पहले उसने यूनिवर्सिटी के न्यूज़ बुलेटिन को हैक किया। जब उसने साइट का एडमिन एक्सेस ले लिया तो उसने प्रोफेसर के गलत काम सबके सामने डाल दिए, रिश्वत लेना, रिकमेंडेशन लेटर्स लिखना, अमीर बच्चों को पास करवाना और भी बहुत कुछ। साथ ही उसने प्रूफ्स भी ऐड किए ताकि कोई शक ना रहे। आर्टिकल लिखने के बाद उसने आईएससी टाइम किया कि ये आज से एक हफ्ते बाद पब्लिश हो, क्योंकि ये उसके प्लान का बस दूसरा स्टेप था, प्रोफेसर को एक एक करके तोड़ने का। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी के सर्वर में घुसकर हर स्टूडेंट, टीचर और यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड लॉगऑन का कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सेस किया और प्रोग्राम किया कि जैसे हाई आर्टिकल लिव हो, सबको नोटिफिकेशन चला जाए। अब देखते हैं तुम्हारी वाइफ क्या करती है जब यूज पता चलेगा कि तुम उसके साथ चीटिंग कर रहे हो, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने प्रोफेसर और सेक्रेटरी के बीच के पर्सनल मैसेजेस, फोटोज और वीडियोस वाइफ को भेज दिए, ये श्योर करते हुए कि उसे बिल्कुल क्लियर हो कि चीटिंग हो रही है, चाहे वो कितनी हाई नाइव क्यों ना हो। इस स्टेप का मकसद था प्रोफेसर की वाइफ को, जो उसकी बड़ी इन्फ्लुएंस थी, इक्वेशन से हटाना। वाइफ को अलग करके ईशान को उसकी इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट लड़ना नहीं पड़ेगा प्रोफेसर तक पहुंचने के लिए। और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था कि वाइफ को चीटिंग का सबूत दे दो। हालांकि ईशान को नहीं पता था कि प्रोफेसर की वाइफ या उसका फैमिली इतना इन्फ्लुएंशियल क्यों था। उसने इंटरनेट पर खोज किया पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि यूज ऑनलाइन किसी को इन्वेस्टिगेट करना नहीं आता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वाइफ को प्रोफेसर से दूर कर दूं, क्योंकि एक दुश्मन जिसका पता हो उससे बेहतर है उस दुश्मन से जिसका कुछ नहीं पता। ये सब करने के बाद उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को टारगेट किया, जिसने प्रोफेसर के पैसे लेकर ईशान की इंफॉर्मेशन निकाली थी। भगवान, वो इन्वेस्टिगेटर बस अपना काम कर रहा था, लेकिन उसने जो किया उससे ईशान के लिए ढेर सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उससे सजा देना जरूरी था। ईशान ने इन्वेस्टिगेटर की वेबसाइट हैक की और उनका सारा बिजनेस डेटा, ईमेल्स और सर्वर्स और बैकअप्स का हर डेटा डिलीट कर दिया। अब इन्फो तभी बचेगी अगर उन्होंने ऑफलाइन रखा हो। इतना ही काफी था इन्वेस्टिगेटर के लिए, क्योंकि ये शायद उनकी कंपनी को बंद भी करवा दे। अब बस एक और बचा था, न्यू स्कॉलरशिप हेड, जिसने ईशान के पेमेंट में मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट अप्रूव किया था।
उसने प्लान किया कि इसे बाद में डील करेगा जब प्रोफेसर के रिवेंज का दूसरा स्टेज शुरू होगा। ये सब खत्म करके वो अपने नॉर्मल काम पर वापस आया, अपने प्लान के चलते रहने का वेट करते हुए। जैसे ही वो बगजैपर के सिक्योरिटी मेजर्स इंप्रूव करने वाला था, हैकिंग से इंस्पायर्ड होकर किसी ने दरवाज़ा खोला और उससे बात की, जिसे उसका काम रुक गया। भैया, मुझे सुपरमार्केट ले चलोगे? उसके छोटे भाई शिवम ने पूछा। ईशान उसकी तरफ मुड़ा और बोला, किस लिए? मुझे होमवर्क के लिए कुछ सामान चाहिए। माँ घर पर नहीं है? ईशान ने पूछा, काम को माँ पर डालने की कोशिश में। मम्मी आज फिर पापा के साथ बाहर गई है, शिवम ने जवाब दिया। फिर से? अर्घ ठीक है चलो, ईशान उठा और मान गया। वो खुश था कि उसके पेरेंट्स एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन वो इतने एक्साइटेड द जैसे पुराना टाइम वापस ला रहे हो जब वो उनकी केयर करते थे। तो उसे लगा कि जल्दी हाई फैमिली में कोई नया मेंबर आएगा। शिवम को ईशान के साथ जाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि वो कुछ भी मांगता तो ईशान हाँ बोल देता, जबकि मम्मी बेकार चीजों के लिए मना कर देती। थोड़ी सी तैयारी के बाद वो गराज में गए, कार ली और मार्केट चले गए होमवर्क का सामान खरीदने। एक हफ्ते बाद जब साराह और कंपनी को नाटो रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग का पता चला, वो दिन आ गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, जहां एक लंबी टेबल के दोनों तरफ दोनों टीम्स थी। वेलकम, हमने सच में नहीं सोचा था कि ये मैटर इतना बड़ा हो जाएगा, साराह ने मीटिंग शुरू की थोड़ी सी कैजुअल बात से। जब यूएस ने नाटो मेंबर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, यूं भी नहीं पता था कि सिक्योरिटी के लिए इतनी बड़ी चीज पब्लिक रिलीज के लिए बन रही है। नाटो रिप्रेजेंटेटिव ने जवाब दिया, थोड़ी सी नाराजगी दिखाते हुए, लेकिन जल्दी छुपा ली ताकि ज्यादा लोग नोटिस ना करें। सारा और सीनियर लॉ फर्म मेंबर ने ये बात कैच की, लेकिन उन्होंने इसे उठाने का नहीं सोचा। हम पहले यूएस गवर्नमेंट के साथ इम्प्लीमेंट करते, फिर दूसरे एलीड कंट्रीज के पास जाते। तब हम एक एग्जाम्पल दे सकते थे ताकि आपके कंट्रीज को कन्विंस करना इजी होता। लेकिन कौन जानता था कि गवर्नमेंट खुद हमारी सेल्स पर्सन बन जाएगी, साराह ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश थी कि गवर्नमेंट ने उनका टाइम बचा लिया। चलो अब मैं बात पर आते हैं, लॉ फर्म के सीनियर मेंबर ने कहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये लॉ टॉपिक से भटकते रहे तो निगोशिएशंस शुरू होने से पहले हाई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, जल्दी अग्रीमेंट हो जाए तो जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नाटो रिप्रेजेंटेटिव ने अग्री किया और बोला, यूएस गवर्नमेंट से बात होने के बाद हम नाटो ने डिसाइड किया कि प्रोग्राम के राइट्स एक ग्रुप के तौर पर खरीदेंगे और एक एंटिटी के तौर पर पे करेंगे इन्वॉल्व्ड कंट्रीज के लिए। साथ ही हम चाहते हैं कि पब्लिक वर्जन जो प्रोग्राम का होगा वो उससे कम पावरफुल हो जो ह्यूम मिलेगा। प्राइस के बारे में बात हो सकती है अगर ये कंडीशंस मान लिए जाए। साराह ने सर हिलाया और बोली, प्रोग्राम को कम पावरफुल करना अभी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है कि मशीन लर्निंग से बना है, इसने खुद को सिखाया है, तो ह्यूम नहीं पता ये कैसे काम करता है। हम अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात ईशान ने उससे बताई थी बोलने के लिए अगर ऐसी डिमांड आए। ईशान चाहता था कि प्रोग्राम सेम रहे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी कंट्री को कोई एडवांटेज माइल, वरना ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था अगर वो ओरिजिनल वर्जन के पीछे बैठ जाए, मतलब करंट वर्जन। अगर पब्लिक के लिए वीक वर्जन रिलीज किया गया तो आपका एक एंटिटी के तौर पर पे करना कोई इशू नहीं है, बस आप ये काउंट करें कि कितने कंट्रीज प्रोग्राम यूज करेंगे इस पेमेंट के अंडर। हम हर नाटो मेंबर को एक कस्टमर मांगे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस सेट करेंगे, फिर सबको ऐड करके एक प्राइस निकालेंगे। लेकिन क्योंकि आप हमारे पहले कस्टमर हो, हम 20% डिस्काउंट देंगे, कंपनी के सीनियर लॉयर ने कहा। तो क्या आपने एस्टिमेटेड अमाउंट निकाल लिया? नाटो रिप्रेजेंटेटिव ने पूछा। सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद डिस्काउंट के साथ टोटल अमाउंट आता है 10.5 अरब डॉलर्स, जो कि लगभग 88,200 करोड़ रुपीस बनता है, लॉयर ने जवाब दिया। लेकिन ये प्राइस बिल्कुल फेक था। असल में कोई डिस्काउंट नहीं था। हर कंट्री को लगभग 375 मिलियन डॉलर्स यानी 3,150 करोड़ रुपीस दीन दी अगर नाटो के 28 मेंबर्स के हिसाब से डिवाइड किया जाए। अगर अलग से प्राइस होता तो यूएस को लगभग 2.5 अरब डॉलर्स यानी 21,000 करोड़ रुपीस दीन पड़ते। रीजन ये था कि ये पेमेंट प्रोग्राम का लाइफ टाइम लाइसेंस के लिए था। इसका मतलब जब तक कोई नया और बेटर वर्जन नहीं आता, तब तक उन्हें अपग्रेड के लिए भी ज्यादा नहीं देना होगा।
और वैसे भी ऐसा होने वाला नहीं था। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, नाटो रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, थोड़ी सी शिकायत वाली शक्ल बनते हुए। लेकिन वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उन्होंने 15 अरब डॉलर्स यानी लगभग 1,26,000 करोड़ रुपीस तक एक्सपेक्ट किया था लाइफटाइम लाइसेंस के लिए। फिर भी कौन कहता है कि थोड़ी सी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोनों तरफ नाटो और जीआईए रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बार्गेनिंग चालू हो गई। इस बार साराह छुप रही, क्योंकि उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को लीड लेने दिया, जो बार्गेनिंग में काफी एक्सपीरियंस्ड था। नेगोशिएशंस खत्म हो गए और बात पॉजिटिव नोट पे आई। उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक हफ्ता के अंदर जवाब देंगे। साराह को सुकून मिला कि नेगोशिएशन उसके सोच से भी बेटर गया। लेकिन उसे क्या पता था कि नाटो खुद इस प्रोग्राम के लिए कितना डेस्परेट था, क्योंकि उन्हें हर वक्त चाइनीज, रशियन और दूसरे नॉन फ्रेंडली कंट्रीज के हैकिंग अटेम्प्ट्स से डील करना पड़ता था। ये प्रोग्राम उनके लिए काम को थोड़ा आसान करेगा और रिसोर्सेज बचा के उन्हें और एडवांस्ड प्रोग्राम्स बनाने में मदद देगा। सारा अपने काम में वापस लग गई, जो प्रोग्राम के रिलीज से पहले ही ढेर सारा जमा हो रहा था। अब ईशान की बात करते हैं। वो अपने डेली क्वेस्ट्स पूरे कर रहा था, लेकिन पिछले महीने एक दिन उसके एसपी सिस्टम पॉइंट्स में अचानक बड़ा जंप आया। ये वही दिन था जब एनएसए ने उसका प्रोग्राम इवैल्यूएशन के लिए लिया। पहले उसने सोचा कि अगर प्रोग्राम यूज होता रहेगा तो एसपी कम होते जाएंगे। लेकिन एनएसए के सर्वर्स में जो प्रोग्राम्स टेस्ट हुए वो इतने बड़े और अलग कैटेगरी के थे कि सिस्टम ने उन्हें सोशल मीडिया स्कैनिंग से अलग काउंट किया। इस वजह से ईशान ने टोटल 12,75,000 एसपी कमा लिए, जो कि 1,50,000 एसपी के बराबर था। अब उसके पास कुल 16,62,600 एसपी था। इतने एसपी से वो सिस्टम के स्टोर से कुछ सस्ती चीज़ें खरीद सकता था। सिस्टम के हिसाब से ये चीज़ें बेकार थी, लेकिन अगर ये दुनिया में रिलीज हो जाती तो टेक्नोलॉजी में एक बड़ा जंप माना जाता। लेकिन ईशान ने जल्दी में कुछ भी खरीदने का प्लान नहीं बनाया। एक तो वो अपना बदला पूरा करना चाहता था, जो उसके दिल में एक गांठ की तरह था। जब तक वो इस गांठ को खत्म नहीं करता, वो अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सकता था। इसलिए उसने अपना बदला शुरू किया, जो वो पहले टाल रहा था। कहीं एक हेविली गार्डेड मैंशन में रीना सुबह उठी और देखा कि बिस्तर में वो अकेली थी। ये अब उसके लिए नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि उसका पति पिछले कुछ सालों से उससे दूर होता जा रहा था। हाँ, ये एक अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन काम नहीं किया। इस शादी को उसके भाई ने प्लान किया था एज अ रिवेंज, क्योंकि रीना ने फैमिली के इनहेरिटेंस वॉर में हिस्सा लिया था। और जब उसका भाई जीत गया तो रीना के पास इस शादी के खिलाफ बोलने का कोई ऑप्शन नहीं बचा, वरना उसकी फैमिली में कोई पोजीशन नहीं रहती। ये पुराना स्टाइल था, लेकिन उनके हिसाब से अगर सिस्टम चलता है तो यूज ठीक करने की जरूरत नहीं। सन टीजेड्यू का स्टाइल। रीना ने इसके खिलाफ बगावत नहीं की, क्योंकि उसके भाई के लीडर बनने के चांसेस अभी भी पूरे नहीं हुआ। अगर वो अभी भाई को हटा देती तो फैमिली का हेड बनने का मौका उसके पास था। इसलिए उसने अपनी शादी सैक्रिफाइस कर दी, एक छोटे से चांस के लिए जो उसका भाई को हेड बनने से रोक सके। रीना ने शादी से निकलने के तरीके ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन डिवोर्स के लिए उसके पास कोई सॉलिड वजह नहीं थी। फैमिली को कॉन्विंस करने के लिए एक बड़ी वजह चाहिए थी। उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स भी हायर किए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उससे शक था कि उसका भाई ही उसके एफर्ट्स को सैबोटेज कर रहा था, लेकिन इसका सबूत नहीं मिला। सुबह नहाने धोने के बाद रीना ने ब्रेकफास्ट किया और अपने वर्क रूम में चली गई। उसके पास वॉल स्ट्रीट पे ऑफिसेस द, लेकिन उससे घर का कोजी वर्क रूम पसंद था। उसका सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हैंडल करता था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। वो रैंडमली कंपनी इंस्पेक्शंस या बोर्ड मीटिंग्स के लिए जाती थी, लेकिन साल में ऐसे मीटिंग्स बहुत कम होते थे। ज्यादातर वक्त वो घर पे ही काम करती थी। वर्क रूम में जाते ही उसने टेबल पे रखे पेपर्स के ढेर को पढ़ना शुरू किया। 3 घंटे तक पेपर्स पढ़ने और साइन करने के बाद वो कंप्यूटर पे आई। अक्सर लोग अपना काम ईमेल चेक करके शुरू करते हैं, लेकिन रीना के लिए ये जरूरी नहीं था। उसका सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ही बता देता था। वैसे भी उसका ईमेल एड्रेस सिर्फ छोटे से लोगों के पास था, तो उससे ईमेल्स भी बहुत कम आते थे।
जब उसने अपना ईमेल खोला तो उसने सोचा कि इनबॉक्स हमेशा की तरह खाली होगा। लेकिन इस बार एक नया ईमेल था जिसका हेडलाइन बहुत शॉकिंग था। सब्जेक्ट, तुम्हारा पति तुम्हें चीट कर रहा है। प्यारी रीना, मैं दिल से दुख के साथ ये बात लिख रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें जान लेना चाहिए। ये बात थोड़ी दर्दनाक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। मुझे पता चला है कि तुम्हारा पति कई सालों से तुम्हें चीट कर रहा है। ये बात बताने के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हें हक है सच जानने का। मैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए दे रहा हूँ, ना कि दर्द दीन के लिए। अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए, मैं यहाँ हूँ। यहाँ इसके सबूत है। अटैचमेंट प्रूफ 15 GB। अपना ख्याल रखना, और शायद भविष्य में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। उम्र भर ये याद रखना। शुभकामनाओं के साथ। रीना के लिए ये इन्फॉर्मेशन वही थी जो वो ढूंढ रही थी। लेकिन उसे हैरानी हुई कि सेंडर को उसका पूरा नाम, मिडल नेम समेत पता था। ये बात इसलिए भी शॉक करने वाली थी क्योंकि उसका नाम जानने वालों की लिस्ट 50 लॉग ऑन से भी छोटी थी, और ज्यादातर वो फैमिली के लॉग द। और फैमिली का कोई भी बंदा उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि ये उसके भाई, जो नेक्स्ट हेड बनने वाला था, के खिलाफ जाता। तो क्या ये कोई बाहर का बंदा है जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी? लेकिन इसे मेरा ईमेल कैसे मिला? रीना ने खुद से सवाल किया जब वो अटैचमेंट फाइल के डाउनलोड होने का वेट कर रही थी। जो भी हो, अगर ये सबूत सच है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी जब भी तुम बुलाओगे, उसने कहा और विनरार फोल्डर खोला। जब वो फोल्डर को मूव करने वाली थी, एक पॉपअप आया, विनरार प्रीमियम खरीदो हमें सपोर्ट करने के लिए डॉट। उसने एक्स क्लिक किया और फोल्डर मूव कर दिया। 30 सेकंड के बाद फोल्डर मूव हुआ और उसने क्योरेंट फोल्डर खोला ताकि सबूत देख सके। जब फोल्डर खुला तो उसकी आंखें फटी रह गई, इतने सारे फाइल्स देखकर। चीटिंग प्रूफ। द पीपल ही चीटेड विथ लिस्ट देयर इंफॉर्मेशंस .pdf। पिक्चर्स फोल्डर, वीडियो फोल्डर, ऑडियो फोल्डर, मैसेजेस फोल्डर, ईमेल्स फोल्डर। जब उसने पीडीएफ खोला जिसका नाम था द पीपल ही चीटेड विथ लिस्ट देयर इंफॉर्मेशंस .pdf, तो एक लिस्ट आई जिसमें 18 से ज्यादा ऑराटोन के नाम और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन थी। ये देखकर वो थोड़ी इम्प्रेस हुई, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि अगर यूज किसी का नाम पता हो तो वो भी ऐसी इंफॉर्मेशन निकल सकती थी। लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। हर औरत के नाम के आगे एक टैग था, जैसे 01, और हर औरत का टैग अलग था। उसने फोल्डर में जाके 01 टैग सर्च किया। जैसे ही उसने एंटर दबाया, 01 से रिलेटेड सारी फाइल्स उसके सामने आ गई। 01 पिक्चर 00001.png, 01 पिक्चर 00007.png, 01 वीडियो 0001.mov, 01 वीडियो 0005.mov, 01 ऑडियो 0001.mp3, 01 ऑडियो 0002.mp3। उसने दूसरी औरत का आईडी ट्राई किया और उसकी सारी फाइल्स भी सामने आ गई। तब उससे समझ आया कि फोल्डर इस तरह अरेंज किया गया था ताकि पहले ऑराटोन की इंफॉर्मेशन माइल, फिर उनके सबूत। इस तरह के सबूत के साथ मुझे अपने भाई के विरोध की चिंता नहीं करनी पड़ेगी जब तक वो फैमिली की इज्जत को दांव पे नहीं लगाना चाहता, रीना ने कहा और सबूत पढ़ने लगी। वो इन सबूतों को डिवोर्स के लिए वजह बनाएगी। अगर फैमिली ने मना किया, जो शायद नहीं करेंगे, तो वो धमकी देगी कि ये सब पब्लिक कर देगी और फैमिली की इज्जत को खत्म कर देगी। हाँ, रीना इतनी अमीर थी, लेकिन उसके पास भी विनरार प्रीमियम नहीं था। हैरानी है ना कि विनरार वाली कंपनी अभी भी चल रही है।